वेलकम गाइस, माय नेम इज CS पीयूष गोयल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने कोई एनजीओ इनकॉर्पोरेट की है और वो एनजीओ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट की हो। पर दोस्तों, हर एनजीओ जो चला रहा है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में चला रहा हो, चाहे ट्रस्ट के फॉर्म में चला रहा हो, चाहे सोसाइटी के फॉर्म में चला रहा हो, उसकी मेन शिकायत ये रहती है कि सर हमें डोनेशन नहीं मिलती, हमें डोनेशन देने वाला कोई नहीं होता। और डोनेशन अगर कोई देने वाला इंटरेस्टेड भी होता है तो वो ये बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हमको जो है डोनेशन मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, डोनेशन मिलने में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आप अपनी जो एनजीओ है केवल इनकॉर्पोरेट करके रख दोगे और उसके अंदर जो गवर्नमेंट की कंप्लाइंस एप्लीकेबल है उनको अगर कराओगे नहीं तो कौन आपको डोनेशन देगा। डोनेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंस है उनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंप्लाइंस पूरे होंगे तभी तो आगे वाला पर्सन आपको डोनेशन देने की सोचेगा। तो इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और आपसे हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जो एनजीओ है वो सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में बनी हुई है तो क्या क्या उस पर कंप्लाइंस एप्लीकेबल है और आपको किस किस तरीके से पूरा करना है। और आपको मैं जो कंप्लाइंस है उस तरीके से बताऊंगा कि आपको वो डोनेशन दिलाने के अंदर हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, हम सेक्शन 8 कंपनी जो कि एनजीओ के तौर पे रजिस्टर्ड हुई है उसको 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला ऐसी एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी जो कि रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है, और ऐसी एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुए थोड़ा टाइम हो गया हो, उसको 2 या 3 साल हो गए हो, 1 साल हो गया हो। तो हम सबसे पहले उस एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी के कंप्लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है। रिसेंटली इनकॉर्पोरेशन होते ही सेक्शन 8 कंपनी को फॉलोइंग कंप्लाइंस को पूरा करना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज़ आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है नॉन कंप्लाइंस की वजह से, और आपके ऊपर पेनल्टियाँ लग सकती है। और आपको जो डोनेशन मिलने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। क्योंकि जब कोई डोनेशन देगा, अगर आपका 80G के अंदर ही रजिस्ट्रेशन नहीं है, 12AB के अंदर ही रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो डोनेशन जो देने वाला है उसको अगर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तो आपको क्यों डोनेशन देगा। डोनेशन देने के लिए ये है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी तो आगे वाली पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंप्लाइंस आता है, अगर आपकी रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट है सेक्शन 8 कंपनी में, ऑडिटर अपॉइंटमेंट इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिनों के अंदर करना है। और उसका जो फॉर्म होता है एक ADT1, वो ROC के अंदर ऑनलाइन MCA B3 पोर्टल के माध्यम से सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा कंप्लाइंस ये है, अगर आपने जब सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो उस टाइम आपने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस था वो क्या परमानेंट एड्रेस के तौर पे दिया था, या फिर आपने कहा था कि हम बाद में जो हमारा परमानेंट एड्रेस होगा वो बाद में कराएंगे। अगर आपने ऐसा किया है कि हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे तो आपको INC 22 फॉर्म फाइल करना होगा MCA को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें बताना होगा कि जो हमारा ये एनजीओ का एड्रेस है ये है उस फॉर्म के माध्यम से। थर्ड कंप्लाइंस होगा INC 20A। 20A का ये है मतलब होता है फाइल करने का, या ये पर्पस होता है फाइल करने का कि आपने या जो सेक्शन 8 कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी थी कि हम इतने अमाउंट की सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराएंगे, तो इसके रिगार्डिंग ये डिक्लेरेशन फाइल होती है ROC के अंदर कि जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन मनी है कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दी है। और ये डिक्लेरेशन 180 डेज़ के अंदर, 180 डेज़ कब से, इनकॉर्पोरेशन होने के 180 डेज़ के अंदर आपको सबमिट करनी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका फॉर्म DPT3। DPT3 दोस्तों तब एप्लीकेबल होगा जब अगर आप कोई अपने रिलेटिव से, डायरेक्टर से, मेंबर से या किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप क्या कहते हैं लोन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लोन लेते हो, कोई भी फैसिलिटी लेते हो, OD या फिर ओवरड्राफ्ट, इसके अलावा और भी कोई फैसिलिटी लेते हो बैंक की, या फिर आप पब्लिक से कोई या डिपॉजिट लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो उस केस के अंदर DPT3 की रिक्वायरमेंट आएगी, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ये ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो। फोर्थ कंप्लाइंस ये है MSME फॉर्म। MSME फॉर्म जो होता है वो 1 साल के अंदर 2 बार फाइल होता है, हाफ ईयरली फाइलिंग होती है इसकी। और ये कब करनी होती है फाइलिंग,
जब आप किसी MSME से परचेस कर रहे हो और उसका पेमेंट 45 डेज़ के बाद पे कर रहे हो, अगर आप 45 डेज़ के अंदर पे कर देते हो पेमेंट तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म को फाइल करने की। बट अगर आप 45 डेज़ के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहे हो MSME का, तो आपके ऊपर आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। और इसके साथ अगर आप जो ये इनकम टैक्स में जो MSME को खर्चे दिखाओगे वो भी डिसअलाउड हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए MSME का आप इंश्योर करिए कि पेमेंट जो है 45 डेज़ के अंदर ही करें फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कंप्लाइंस आता है फॉर्म AOC4। फॉर्म AOC4 के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया था हमने फर्स्ट जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रेडी करता है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देता है, तो उनको हम फॉर्म AOC4 के थ्रू फाइल करते हैं ROC के अंदर विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग दोस्तों 30 मतलब आपको न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी के केस के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर हम कर सकते हैं, और अदर कंपनी के केस में 6 मंथ के अंदर हमको 6 मंथ कब से, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसके 6 मंथ के अंदर हमको करनी होती है। नेक्स्ट कंप्लाइंस है दोस्तों MGT7 फॉर्म। MGT7 फॉर्म के अंदर आपके जो एनुअल रिटर्न का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर एक रिपोर्ट बन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट वगैरह तो फॉर्म AOC4 के माध्यम से जाती है, और फॉर्म MGT7 के माध्यम से जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल है, इसके अलावा कितनी मीटिंग्स हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई थी, अगर EGM कोई हुई है, इसके अलावा या फिर डायरेक्टर पर कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज हुई, इसकी डिटेल क्या होता है MCA के पास जाती है। इसके बाद अगर आपका कोई, इसके बाद आ जाते हैं हमारे इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस। इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस का मतलब ये है अगर आपने कोई कैपिटल बढ़ाई, कोई डायरेक्टर चेंज किए, ठीक है दोस्तों, कोई चार्ज क्रिएट किया, इसके अलावा कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लिया, कोई मर्जर एंड अमालगमेशन का, या कोई इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया, या जैसे मान लीजिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का डिसीजन लिया है, जैसे अभी नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो ये इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस हो गए। ये मैंडेटरी कंप्लाइंस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या कोई डिसीजन मेकिंग करते हो तो उस केस के अंदर ये कंप्लाइंस एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद मैंडेटरी कंप्लाइंस आ जाता है हमारा ITR फाइलिंग। दोस्तों आपको सबको ही पता है कि ITR फाइलिंग मैंडेटरी है एवरी कंपनी के लिए, ठीक है दोस्तों, तो ये ITR फाइलिंग ये कंप्लाइंस हो गया। इसके बाद अपना आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने जैसा आपको बताया कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, तो वो फॉर्म AOC4 के माध्यम से सबमिट होती है। इसके अलावा आपको क्या मेन काम क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइबर मनी किस में आएगी, आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो आपको जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसके कुछ ही दिनों के अंदर आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट के लिए एप्लीकेशन देनी है। वैसे तो आजकल इनकॉर्पोरेशन होने के टाइम ही बैंक अकाउंट के लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पर बैंक सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उससे ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा आजकल। इसके अलावा आपको जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ESI PF साथ में गिफ्ट में मिलता है दोस्तों, चाहे आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल हो या ना हो। तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है ESI PF की, तो क्या करिएगा, उसको डोरमेंट कराइएगा, अदरवाइज उसके कंप्लाइंस आपके कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर आप उन्हें कंप्लाइन नहीं करेंगे तो 2-3 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपकी कंपनी पर लग सकती है दोस्तों। अभी मैंने रिसेंटली कुछ कंपनीज़ को पेनल्टी पे करते हुए देखा है, तो आप इन चीज़ों से बचिए और कंप्लाइंस को टाइम टू टाइम कराइए दोस्तों। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ को लेके। इसके बाद आता है हमारा मेन रजिस्ट्रेशन। कौन से होते हैं दोस्तों जिनके लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है, सेक्शन 80G एंड 12AB का रजिस्ट्रेशन। अगर आप वो नहीं कराओगे दोस्तों, ना तो जो आपका पब्लिक है कोई डोनेशन के लिए देने के लिए नहीं आएगा, और ना आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। सेक्शन 8 कंपनी का बनाने का मेन पर्पज़ ही ये होता है कि जो डोनेशन मिल रही है हमें उनको इनकम टैक्स में छूट ले सकें, और जो पर्सन दे रहा है उसको भी छूट मिल सके। तो आपको 80G एंड 12AB का रजिस्ट्रेशन कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते ही अप्लाई करना है दोस्तों। अब आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो इजीली मिल जाता है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, उसके अंदर आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो आपने लिखा है जब कंपनी बनाई थी कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आज इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे।
और आपकी कोई क्वेरी है सेक्शन 8 कंपनी के कंप्लाइंस से रिलेटेड, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उसको रन करने में, या फिर कोई डोनेशन मिलने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप क्या है आपकी कंपनी, आपकी सेक्शन 8 कंपनी पुरानी हो चुकी है और आप कॉरपोरेट जो होते हैं बड़े बड़े उनसे डोनेशन लेना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, उसमें आप हेल्प चाहते हो। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी को 3 साल हो चुके हैं तो आप क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या करना चाहते हो, डोनेशन लेना चाहते हो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों पता ही होगा आपको कि ऐसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म है जो कि क्या है आपके एनजीओ को फंडिंग प्रोवाइड कराता है पैन इंडिया बेसिस पे, और जो फंडिंग होती है वो डोनेशंस के फॉर्म में होती है और उनको आपको पे ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, नमस्कार एंड शुक्रिया। और आपके कोई सुझाव हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नंबर और मेल दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।